हेलो फ्रेंड्स, अगम इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपने टेस्ट मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट किए थे और आज सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर की अपन चर्चा करने जा रहे हैं। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें। अब देखिए, इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो फैलेसी से रिलेटेड है। काफी कमेंट्स आ रहे थे कि सर फैलेसी के ऊपर जो है वो आपने क्वेश्चन नहीं डाले, तो अपन बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन फैलेसी से ही। और फैलेसी के अंदर इन्होंने जो फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया है, और वो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो दिया है वो क्या दिया है कि रमेश, माय फ्रेंड रमेश हु लिव्स इन जयपुर, कि मेरा फ्रेंड रमेश जो है वो कहाँ रहता है, जयपुर में रहता है। ठीक है। सेकंड लाइन के अंदर उन्होंने कहा ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ईमानदार है। ठीक है, मेरा फ्रेंड रमेश है, जयपुर में रहता है, ईमानदार है, यानी कि आप किसी एक की बात कर रहे हो। अब आगे आपने क्या किया, देयरफॉर, इसलिए, ऑल द पीपल ऑफ जयपुर आर ऑनेस्ट, इसलिए जयपुर के जो सारे लोग जो है ना वो ऑनेस्ट हैं। और इसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन किया विच इज द फैलेसी ऑफ यूज्ड इन दीज लाइंस, कि इन दीज लाइंस के अंदर कौन सी फैलेसी का यूज किया गया है। अब देखिए, यदि इसकी अपन चर्चा करें तो इसके अंदर जो चर्चा कर रहा है ना कि रमेश जो है वो एक है ना, और फिर आप एक से जयपुर की ओर लेके जा रहे हो, यानी कि हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 होल की। क्लियर। और जब पार्ट 2 होल की बात की जाती है तो पार्ट 2 होल के अंदर जो फैलेसी यूज की जाती है वो फैलेसी यूज होती है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्लियर। और यदि यही होल टू पार्ट होता, यही क्या होता, होल टू पार्ट हो जाता, तो ये अपना फैलेसी ऑफ डिवीजन हो जाता। क्लियर है। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन और फैलेसी ऑफ डिवीजन एक दूसरे के अपोजिट है। जब होल टू पार्ट, सॉरी पार्ट टू होल की जब चर्चा होगी, इट मींस वो फैलेसी ऑफ क्या है, कंपोजिशन है। तो इसका जो अपना राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्लियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चंस की अपन बात करें, आई लिव इन बीकानेर, मैं बीकानेर में रहता हूं। ठीक है। द बस स्टैंड ऑफ बीकानेर इज क्लीन। अब देखिए यहां जो बात कर रहे हैं ना कि बीकानेर का जो बस स्टैंड जो है ना वो क्लीन है। अब देखिए एक बस स्टैंड की, एक प्लेस की बात कर रहा है वो, और उस स्थान की, वो बस स्टैंड की जिसकी बात कर रहा है वो कहता है कि वो क्लीन है। अब बस स्टैंड को देखकर, अब बस स्टैंड को देखकर आप जिस कंक्लूजन पर पहुंचे हो वो क्या कहा आपने, देयरफॉर बीकानेर इज ए क्लीन सिटी, इसलिए बीकानेर एक क्या है, क्लीन सिटी है। इट मींस आप यहां भी क्या, हम यहां चल रहे हैं पार्ट 2 होल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं, पार्ट 2 होल चल रहे हैं। और पार्ट 2 होल का मतलब है फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्या मतलब होता है, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ठीक है। तो यहां हम जिसकी बात कर, इसका जो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा अपना, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। इट मींस इसका जो हमारा आंसर होगा वो आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्लियर है कि जब बात पार्ट 2 होल की आएगी, इट मींस उसके अंदर किसका यूज किया जाएगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन का यूज किया जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की जब अपन बात करें, यहां क्वेश्चन क्या है, रोहित शर्मा इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम, कि रोहित शर्मा जो है वो एक बेस्ट प्लेयर है कहां, इंडियन क्रिकेट टीम में, यानी कि आप बात यहां कर रहे हो रोहित शर्मा की। और फिर आप क्या कह रहे हो, सो इंडियन टीम इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, कि रोहित शर्मा जो है वो बेस्ट प्लेयर है, वो इंडियन टीम के अंदर है। इट मींस इंडिया की जो टीम है वो बेस्ट होगी सिर्फ रोहित शर्मा की वजह से। देखिए ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन चलो फिर भी हम जो यहां जो जा रहे हैं ना, वो आपने क्या किया कि पहले आपने रोहित शर्मा की बात की है और फिर आपने क्या गए हो, पार्ट 2 आप होल गए हो। इट मींस इसके अंदर भी कौन क्या हो जाएगा, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हो जाएगा। फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। क्लियर है। तो इसका भी जो हमारा जो आंसर होगा फैलेसी ऑफ कंपोजिशन होगा। भाई इसके अंदर आंसर सही नहीं दे रखा, तो ये 3 नंबर का ध्यान रखना, फैलेसी ऑफ कंपोजिशन है कि रोहित शर्मा इज द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम,
और इन्होंने फैल्सी ऑफ डिवीजन दे दिया, फैल्सी ऑफ नॉन सिक्वेटर दे दिया, फैल्सी ऑफ फॉल्टी प्रीमिस दे दिया। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो हमारा क्या होगा, फैल्सी ऑफ कंपोजिशन होगा। ठीक है, तो इसे आप रॉन्ग कर लीजिएगा और इसका जो आंसर है वो क्या है, फैल्सी ऑफ कंपोजिशन है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं और नेक्स्ट इसके अंदर इन्होंने दे रखा है कि देयर इज नो क्लाउड्स इन द स्काई। अब देखिए आसमान में एक भी बादल नहीं है, देयर इज नो क्लाउड्स इन द स्काई। अब इट डैश रेन टुडे, इसका मतलब आज बरसात हो सकती है। अब देखिए यदि सेंटेंस की बात करें, ठीक है, ऐसी पॉसिबिलिटी, देखिए पॉसिबिलिटी की अपन बात करें तो पॉसिबिलिटीज, अपन पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज भी करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज भी करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज भी करते हैं। ठीक है, और जिसका मैंने पूरा डिटेल जो मॉडल टॉपिक के अंदर करवा रखा है कि किस पॉसिबिलिटी के लिए कैन आता है, किस पॉसिबिलिटी के लिए मे आएगा, किस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करेंगे। देखिए देयर इज नो क्लाउड्स इन द स्काई की ऐसी संभावना जो संभव नहीं हो सकती, जो पॉसिबल नहीं हो सकती, और ऐसी संभावना के लिए हम हमेशा ही किसका यूज करते हैं, हम माइट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हम माइट का यूज करते हैं। जैसे मैं कहूं कि अंधा देख सकता है, या तो मैं अंधा ना कहूं या फिर मैं ये ना कहूं कि देख सकता है। अब देखिए अंधा देख सकता है क्या, पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी भी हो सकती है भाई, क्या पता परमात्मा की क्या कुदरत हो, है ना। तो ऐसी पॉसिबिलिटी जो जिसके होने की संभावना बहुत ही मतलब हो ही नहीं सकती, ये कह सकते हैं, है ना। तो वहां जो है किसका यूज करेंगे अपन, ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा माइट का यूज होता है। भी जब आसमान में बादल ही नहीं है तो बरसात कैसे होगी, बिन बादल बरसात पॉसिबल नहीं। हाँ सपने वगैरह के अंदर, ड्रीम्स वगैरह में हो सकती है, बट एक्चुअलिटी में क्या है कि बिना बादलों की कभी भी बरसात नहीं होती। तो ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, व्हेन आई वाज चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था, आई डैश प्ले क्रिकेट। अब देखिए ये बात किसकी कर रहा है, यहां बात हो रही है पास्ट हैबिट कह दें, पास्ट हैबिट या एबिलिटी इन पास्ट। कि पास्ट की एबिलिटी की बात करें या पास्ट हैबिट की बात करें, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हम वुड का यूज करते हैं। एबिलिटी इन पास्ट, एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, कैपेसिटी है। इन पास्ट की जब अपन बात करें तो वहां हम किसका यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड आई डैश प्ले क्रिकेट, कि जब मैं बच्चा था तब मैं क्रिकेट खेलता था। इट मीन्स पास्ट की एबिलिटी की बात हो रही है, और पास्ट एबिलिटी के अंदर हमेशा ही जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, वुड का यूज किया जाता है। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, कोरोना वायरस, ले बैठा जी दुनिया को, कोरोना वायरस हैज। अब देखिए हैज के बाद में इन्होंने दिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, फ्रेजल वर्ब दे रखी है कि कोरोना जो है, कोरोना वायरस हैज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि कोरोना कहां फैल गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब देखिए फ्रेजल वर्ब है ब्रेकआउट, फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना, ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना। हैज दे रखा है, इसलिए इस ब्रेक का हमने क्या किया, कर दिया ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन आउट। ब्रोकन आउट का मतलब होता है फैलना, अचानक फैल जाना, युद्ध का फैल जाना, बीमारी का फैल जाना, आग का फैल जाना, उनके लिए हम जिस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं वो होती है ब्रोकन आउट, फैलना। तो इट मींस कोरोना वायरस हैज ब्रोकन आउट, ब्रोकन आउट। तो हमारा जो यहां ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें सेवंथ क्वेश्चन की, टू बीट अबाउट द बुश। देखिए टू बीट अबाउट द बुश, और इसका अर्थ लेना है हमने, टू बीट अबाउट द बुश की यदि अपन बात करें, इट मींस टू बीट अबाउट द बुश, इट मींस आप जिस टॉपिक के ऊपर उसको लाना चाहते हो और उस टॉपिक के ऊपर वो बंदा बात नहीं करना चाह रहा। ठीक है, नोट टू कम टू द पॉइंट, पॉइंट पे नहीं आना।
क्लियर, इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट पे न आना। उसके बाद में 8th क्वेश्चन है ए हार्ड नट टू क्रैक, और ए हार्ड नट टू क्रैक का फिर इन्होंने पूछा है क्या मीन होता है ए हार्ड नट टू क्रैक। अब देखिए फर्स्ट इन्होंने दे रखा है डिफिकल्ट थिंग्स रिक्वायर्स एक्स्ट्रा एफर्ट्स, vigorously search for the culprit, a difficult problem to solve, difficult problem solve effortlessly। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए हार्ड नट टू क्रैक, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट 9th क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दे रखा है लिसिडस, और यदि अपन लिसिडस की बात करें तो लिसिडस एक पास्टोरल एलेजी है। लिसिडस क्या है, एक पास्टोरल एलेजी है, जॉन मिल्टन ने लिखा था इसे। तो लिसिडस इज ए, तो अपन क्या लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, पास्टोरल एलेजी। ठीक है, याद रखने का तरीका है पास्टोरल एलेजी, लिसिडस है ना, और लिसिडस लिखी किसने है, मिल्टन ने लिखी है, तो लस्सी मिली है ना, याद रखने का तरीका, लस्सी मिली, लस्सी से लिसिडस और मिली से मिल्टन, जो एक पास्टोरल एलेजी है। उसके बाद में अपन बात करें, ए शेक्सपियरियन सोनेट हैज 2 पार्ट्स। हमने बात की थी कि जो शेक्सपियरियन सोनेट जो है उसके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 जो है इंडिपेंडेंट क्वार्टरन है और लास्ट में एक कपलेट होता है ना। तो अब देखिए 3 इंडिपेंडेंट क्वार्टरन यानी कि 12 और 2 के अंदर जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट जो है वो डिवाइडेड है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन जो है, हार्ड वर्क डैश यू विल फेल। अब देखिए कठिन मेहनत करो, कठिन मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। अब देखिए अब इट मींस आपके पास 2 ऑप्शन है, और वो दो ऑप्शन में से आपको किसी एक का सिलेक्शन करने की बात कर रहा है। वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, या तो कठिन मेहनत करो या फिर फेल हो जाओ। इट मींस ये कौन सा कंजक्शन है, इसे कहा जाता है अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन, और अल्टरनेट का मतलब होता है 2 में से किसी एक का चुनाव करना। और इसके जो चीफ वर्ड जो होते हैं ना, वो चीफ वर्ड होते हैं इसके आइदर और है, और नाइदर नॉर है, नाइदर नॉर है, और है अकेला, अदरवाइज है, और एल्स है। ये इसके चीफ वर्ड है अल्टरनेटिव कंजक्शन के, ये चीफ वर्ड है आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज और एल्स। ठीक है, और इनका जो यूज किया जाता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है किन्हीं 2 में से किसी एक सेंटेंस का चुनाव करना। ठीक है, जैसे अपन पंजाबी के अंदर वो गीत है ना, या तो मैनू लै दे झंझना नहीं तो पेकियां दी बस ते चढ़ा दी, है ना, या तो मैनू लै जा शिमले नहीं पेकियां दी बस ते चढ़ा दी। अब देखिए यहाँ इस गीत की अपन बात करें तो यहाँ जो है ना वो कह रहा है कि या तो मुझे शिमला ले चलो, नहीं मुझे मेरे मायके छोड़ दो। अब देखिए उसके हस्बैंड के पास ऑप्शन है कि उसे मायके लेके उसके मायके छोड़ना है या फिर उसे शिमला लेके जाना है। क्लियर, इट मींस 2 में से किसी एक का चुनाव करना। मारवाड़ी के अंदर होता है ना, किसी वाइफ गई हुई है ना, तो वो जब लेने की बारी आती है उनको ससुराल मायके से, तो उसके हस्बैंड उन्हें कॉल करते हैं कि जी आप छोटे भाई के साथ या पापा के साथ आप आ जाओ, और आगे से जो हमें रिप्लाई मिलता है थे आओ तो ठीक है, नहीं तो थे थारा में मेरा। अब देखिए यहां उसने अपने पति को ऑप्शन दे दिया, चुनाव आपने करना है कि आपने लेने आना है तो ठीक है, नहीं तो तुम अपने घर में मेरे घर। इट मींस चुनाव करना, सिलेक्शन करना 2 में से किसी एक का, और 2 में से किसी एक का जो सिलेक्शन करना होता है वो अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, और इसके चीफ वर्ड आइदर और, नाइदर नॉर, और अदरवाइज और एल्स हैं। ठीक है, कंजक्शन के अंदर काफी डिटेलली अपने इसको बताया गया है। अब देखिए आपके पास ऑप्शन है कि वर्क हार्ड डैश यू विल फेल, या तो कठिन मेहनत करो या फिर तुम क्या हो जाओ, फेल हो जाओ। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा ना वो हमारा क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। यदि अदरवाइज होता तो अदरवाइज लगाते, एल्स होता तो एल्स लगाते। क्लियर है, अपने पास 6th 7th के अंदर नहीं होता था, 7th 8th के अंदर लॉइन एंड द माउस और लगा के लिखते थे मंकी एंड कैप्सलर। इट मींस 2 में से किसी एक का चुनाव करना अल्टरनेटिव कंजक्शन है। सेकंड फिर उन्होंने दे रखा है रन एट फुल स्पीड, तेज भागो डैश यू विल मिस द ट्रेन।
नॉर्मली ये हम बात करते हैं, बस स्टैंड आते हैं ना तो हम हमारे फ्रेंड से बोलते हैं ना, चाल ले भाई बस निकल जाएगी। अब देखो आपने ये जो सेंटेंस बोला ना, चाल ले भाई बस निकल जाएगी, इट मीन्स आप उसे ऑप्शन दे रहे हो, या तो तेज चल ले या फिर बस निकाल दे। इट मीन्स अल्टरनेटिव, और अल्टरनेटिव के अंदर हमेशा ही आइदर और, नाइदर नॉर और, अदरवाइज और एल्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ जो हमारा जो ऑप्शन जो हो जाएगा, रन एट फुल स्पीड डैश यू विल मिस द ट्रेन, हमारा 12 का जो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद अपन 13 क्वेश्चंस की बात करते हैं, और 13 के अंदर इन्होंने लिख रखा है द राइट क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग टीचिंग एड्स इज। अब देखिए जब भी आप टीचिंग एड को सिलेक्ट करते हो तो आपका जो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, किसी भी एड्स को सिलेक्ट करने के लिए आपका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, दे शुड बी टू इज कॉस्टली, टीचिंग एड्स कॉस्टली होनी चाहिए, नहीं ये तो नहीं है। दे शुड बी प्रेजेंटेड अननेचुरली, अननेचुरली तो हम उन्हें प्रेजेंटेड कर ही नहीं सकते। दे शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, ये बिल्कुल सही है कि आपका जो टीचिंग एड्स जो है वो क्या होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, स्टूडेंट उसको आसानी से समझ सके। उसके बाद में 14 की अपन बात करें, ऑडियो विजुअल एड इज। देखिए ऑडियो का मतलब सुनना, विजुअल देखना, सुना भी जा सके और देखा भी जा सके। टेप रिकॉर्डर सिर्फ और सिर्फ ऑडियो है। मैप, और मैप की यदि बात करें विजुअल है। टेलीविजन, और टेलीविजन क्या है, ऑडियो विजुअल दोनों है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन की बात करें, स्टूडेंट्स में कम्युनिकेट देयर आइडियाज थ्रू, स्टूडेंट में कम्युनिकेट देयर आइडियाज थ्रू, स्टूडेंट्स को जो अपने आइडिया जो है वो कम्युनिकेट करने चाहिए, किसके माध्यम से, डायलॉग के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से, या ऑल। तो देखिए डिबेट भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और डिबेट के साथ अपन कह सकते हैं डिबेट है, डिस्कशन है और डायलॉग है। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑल। इट मीन्स सारे ही सही हैं। क्लियर। और नेक्स्ट अपन 16 क्वेश्चन की बात करें, टीचर्स रोल इन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज इज। यदि कम्युनिकेटिव अप्रोच की अपन बात करें, कम्युनिकेटिव टीचिंग लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच की बात करें, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज की बात करें, तो इसके अंदर जो टीचर्स का जो रोल जो है, वो टीचर का रोल जो होता है वो एज ए हेल्पर होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, हेल्पर का काम करता है। ठीक है, वो डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता, ठीक है, एज ए हेल्पर, एज ए फैसिलिटेटर जो है वो टीचर का रोल रहता है इन कम्युनिकेटिव टीचिंग, इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश टीचिंग लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट है अपना, फिर मॉडल का क्वेश्चन है, पीपल डैश स्पीट एट पब्लिक प्लेस। अब देखिए लोगों को ना पब्लिक प्लेस के ऊपर थूकना नहीं चाहिए, ना स्पिट नहीं करना चाहिए। इट मीन्स हमें यहां देखिए प्रोहिबिशन की बात हो रही है, नहीं थूकना चाहिए, प्रोहिबिटेड है। क्या है, प्रोहिबिशन है, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन की बात हो रही है, नहीं थूकना चाहिए। अपन देखते हैं ना कि जब अपन किसी भी गार्डन के अंदर जाते हैं तो वहां एक डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लिखा होता है, विजिटर्स मस्ट नॉट प्लक द फ्लावर्स। ठीक है, जो भी आगंतु हैं उन आगंतुओं को सख्त निर्देश है कि वो फूल न तोड़े, लेकिन फिर भी जाएंगे, देखेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ हम उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। क्या हमें पब्लिक प्लेस के ऊपर थूकना चाहिए, क्या बस के अंदर हमें सिगरेट पीनी चाहिए, क्या हमें इधर उधर थूकना चाहिए, है ना। तो ये प्रोहिबिशन है, और प्रोहिबिशन के अंदर हमेशा ही जो यूज किया जाता है वो मस्ट का यूज किया जाता है, मस्ट नॉट। ठीक है, कैन नॉट नहीं आएगा। कैन नॉट का मतलब होता है कि आप कर ही नहीं सकते, आप कर नहीं सकते। ठीक है, कर तो सकते हो भाई, लेकिन ये प्रोहिबिशन है, मना ही है आपको करने की, लेकिन करोगे तो करोगे क्या इलाज है ना। तो कैन नॉट के अंदर कर ही नहीं सकते। ठीक है, मस्ट नॉट। उसके बाद में 18 क्वेश्चंस की अपन बात करें, शी इज गुड प्लेयर ऑफ टेनिस श्योरली, शी विल डैश गोल्ड मेडल। अब देखिए वो टेनिस की एक अच्छी प्लेयर है, इसलिए वो शी विल डैश गोल्ड मेडल। अब देखिए विन जीतेगी,
और हमारे पास यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं कैरी अवे, ब्रिंग ओवर और कैरी ऑफ और गेट ऑन, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए कैरी ऑफ की जब अपन बात करें तो कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना। कैरी ऑफ का मतलब क्या होता है? जीतना। तो हमारा जो यहाँ जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, कैरी ऑफ जीतना। कि शी इज गुड प्लेयर ऑफ टेनिस, श्योरली शी विल कैरी ऑफ गोल्ड मेडल। कैरी ऑफ का मतलब होता है जीतना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन आई गॉट द जॉब, व्हेन आई गॉट द जॉब आई थॉट, मैंने सोचा, दैट माई ड्रीम डैश। अब देखिए मेरे सपने क्या होंगे कि जब मैंने जॉब को प्राप्त किया तो मैंने सोचा कि मैं मेरे सपनों को पूरा करूंगा, है ना। तो पूरा करूंगा इट मींस इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कम ट्रू का मतलब होता है पूरा करना, कंप्लीट करना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कम ट्रू। क्लियर। उसके बाद में 20 क्वेश्चन की बात अपने बात करें तो 20 क्वेश्चन फिर फ्रेजल वर्ब का दे रखा है, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। और टू रीड बिटवीन द लाइन का मतलब था बहुत ही गौर से स्टडी करना, गहन अध्ययन करना, है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। जो हिडन मीनिंग है उसको क्या करना? अंडरस्टैंड करना। उसके बाद में ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, और बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज की जिसकी आशा नहीं करते और वो अचानक हमारे ऊपर घटित हो जाए, ठीक है। ऐसा शौक जो है, ऐसी दुर्घटना जो है, तो उसके लिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ए सडन और अनएक्सपेक्टेड शॉक, ठीक है। अचानक और जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती, ऐसा हमें क्या मिल जाए? एक शौक मिल जाए, एक शौक हो जाए हमें, ठीक है। उसके बाद में सोलिक्वी, अच्छा इसको सोलिलोकी मत पढ़ना भाई, ये सोलिलोकी नहीं है, सोलिक्वी, सोलिलक्वी, सॉरी सोलिलक्वी प्रोनाउंसिएशन है। मोस्टली इसको कोई सोलिलोकी बोलता है ये लोकी नहीं है, सोलिलक्वी है प्रोनाउंसिएशन, इसका ध्यान देना। तो देखिए सैली लकवी की जब अपन बात करें तो सैली लकवी क्या होती है? लाउड थिंकिंग ऑफ द स्टेज। देखिए ड्रामा के अंदर अपन बात की थी कि सैली लकवी के अंदर क्या होता है कि जो करेक्टर जो होता है वो स्टेज के ऊपर अकेला होता है और वो लाउडली उसकी क्या करता है? बोलता है उसे, है ना, अपनी इनर थॉट्स के बारे में वो बोलता है। तो ये है सैली लकवी के अंदर होता है लाउड थिंकिंग ऑन स्टेज। उसके बाद में 23rd क्वेश्चन की बात करें, स्पोकन स्किल। अब देखिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है ना उसी को हम अपना आंसर लेंगे। द स्पोकन स्किल इन ए लैंग्वेज टीचिंग क्लासरूम कैन बी डेवलप्ड थ्रू। कि यदि अपन बात करें कि स्पोकन स्किल की अपन बात करें, इंग्लिश के स्पोकन स्किल की बात करें या किसी भी लैंग्वेज के स्पोकन स्किल की बात करें, तो जो क्लासरूम जो है ना वो कैसे डेवलप हो, कैसे क्लासरूम होने चाहिए? ऐसे क्लासरूम होने चाहिए जो स्टूडेंट को अनेबल करे, अनेबलिंग एक्टिविटीज विद ए फोकस ऑन कन्वर्सेशन, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज जो हैं वो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए या स्टूडेंट को अनेबल करे, वो जो रूम जो है, जैसे स्टूडेंट का जो फोकस जो वो कन्वर्सेशन के ऊपर जा सके। स्किल रीडिंग टू कम्युनिकेट कॉम्पिटेंस, और उसके अंदर जो स्किल जो है वो डेवलप हो तो वो किसकी हो? कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की हो, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग की हो। क्लियर है। तो इसका मतलब जो मोस्ट तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। अब देखिए दूसरे भी अपन देखते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज वेयर लर्नर कैन टॉक इन विच एवरी लैंग्वेज दे शुड लाइक टू। देखिए एवरी लैंग्वेज की तो अपन बात ही नहीं ना कर रहे, हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो ये तो नहीं है। एंगेजिंग ए स्मॉल टॉक एज कॉन्फिडेंट एग्रेसिव लर्नर। देखिए अंगेज नहीं कर सकते हम स्मॉल टॉक को, हम तो ये कि उनको सिचुएशनली जो है एनकरेज करेंगे ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप कर सकें। इमोशनली कनेक्टेड विद लर्नर्स,
तो देखिए इमोशन का तो यहाँ वो रोल नहीं रहता, तो इसका जो हमारा जो ऑप्शन हो जाता है वो कौन सा हो जाएगा, 23rd। हालांकि ये इसमें कोई वो नहीं है कि विदाउट इमोशन के लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन कम्युनिकेशन सिखाने के लिए हम सिर्फ ही सिर्फ ये कहें कि हमें इमोशन के ऊपर ध्यान देना है, तो फिर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो 23 का जो है फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। इन ए गुड कम्युनिकेटर, इन ए गुड कम्युनिकेटर, एक अच्छे कम्युनिकेटर के अंदर क्या होना चाहिए, हेल्थी बॉडी शुड बी मस्ट। क्या हेल्थी बॉडी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी तो चाहिए। कुछ कुछ प्लेजेंट पर्सनैलिटी शुड बी मस्ट, ठीक है। क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट। अब देखिए हम यहाँ बात कम्युनिकेटर की बात कर रहे हैं, और कम्युनिकेटर का मतलब क्या होता है कि हमारे आइडियाज, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स को हम एक्सप्रेस कर सकें, और एक्सप्रेस किसके सामने एक्सप्रेस कर सकें, जो हमारे सामने। अब हमें उसके फिजिकल डिसेबिलिटी से या फिजिकल वीकनेस से हमें कोई मतलब नहीं है, वो जो बोल रहा है ना वो हमारे समझ में आना चाहिए, क्लियर है, और हम जो बोल रहे हैं वो सामने वाले के समझ में आना चाहिए। तो इट मींस इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, क्लियर एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन शुड बी मस्ट, क्लियर है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज डैश सेंट्रल अप्रोच। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है कि कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, या ये कहें कि स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, स्टूडेंट, या लर्नर कह दें, या प्यूपिल कह दें, या चाइल्ड कह दें। तो 25th का जो आंसर है वो हमारा स्टूडेंट है, क्लियर। उसके बाद में 26 क्वेश्चन की बात करें, ब्लड। अब ब्लड के प्रोनाउंसिएशन की अपन बात करें, देखिए BLOOD, और हमने ये चर्चा की थी जब मैंने फोनेटिक्स करवाए थे, बड़े डिटेलली बताया था कि यदि आपके पास U और OO, इंग्लिश के अंदर इसे डबल ओ नहीं बोला जाता, ध्यान रखना, क्योंकि आप असल में जो हमें पढ़ाया गया या जो हमें सिखाया गया वो फर्स्ट डे से यही था, APPLE एप्पल एप्पल मने सेब, BOOK, नोट ए डबल ओ, नोट ए डबल पी, नोट ए डबल सी, नोट ए डबल ई, इनको अलग अलग बोलोगे OO, ठीक है। अब ब्लड की बात करें तो BLOOD ब्लड, और यहां U या O की अपन बात करें, U और O जो है ये ए का साउंड दे रहे हैं। जब U और ए का साउंड होता है तो हमें पता है कि हम रिवर वी का यूज करते हैं, उल्टा वी लिखते हैं। तो देखिए हिंदी के अंदर लिखोगे तो पहले बै तो बी, फिर ले एल, फिर उल्टा वी और डी। तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ब्लड का प्रोनाउंसिएशन जो है, ठीक है। उसके बाद में बागीन, अच्छा बारगीन नहीं पढ़ेंगे, बागीन, BA। अब देखिए RR है ना, वॉल के बाद में यदि R आता, तो मैं बहुत बार ये इसके बारे में बता चुका हूं कि यदि AEIOU प्लस R है तो R साइलेंट रहेगा, ठीक है। फोनेटिक के अंदर या तो उसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, या ऊपर छोटा सा लिख देते हैं, या हटा ही देते हैं कंप्लीटली। तो R साइलेंट रहेगा कब, जब R से पहले, R से पहले AEIOU प्लस R, यानी कि R से पहले हो गया। तो R से पहले यदि वोल है तो R साइलेंट रहेगा। तो इट मींस इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हो गया हमारा बा, बा, रह तो बोल ही नहीं सकते, बोलेंगे भी नहीं, बा। फिर आगे क्या, GIN, गिन, बागिन। इट मींस हमारा जो ऑप्शन है वो पहले वाला ही सही हो जाएगा, बागिन। दूसरे का इन्होंने बागेन कर रखा है, बागिन कर रखा है, बैगिन कर रखा है, और बैगिन कर रखा है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन बागिन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। द एलिजी इज ए पोएम ऑन द डैश ऑफ समवन। अब देखिए एलिजी जो है ये मॉर्निंग सॉन्ग है, किसी के दुख के ऊपर गाया जाने वाला गीत है, क्लियर। देखिए एलिजी जो है, एलिजी की जो थीम जो होती है, जो हमारा कंटेंट जो होता है जिसके ऊपर एलिजी लिखी जाती है, एलिजी लिखी जाती है लॉस्ट लव पे लिख सकते हो आप, लॉस्ट प्लेसेस पे लिख सकते हो, है ना। लेकिन दुख ही व्यक्त करना है उसके ऊपर आपने, लॉस्ट प्लेसेस पे भी दुख व्यक्त करना है, लॉस्ट लव पे भी दुख व्यक्त करना है, पेट एनिमल
आपका कोई है वो मर गया, उसके ऊपर भी अपने दुख व्यक्त करना है। और कोई आपका नियर और डियर कोई पर्सन मर गया है ना, तो पास्ट अवे हो गया, तो उसका भी आपने क्या करना है, मॉर्निंग करना है, उसका विलाप करना है। तो ये एक विलाप गीत होता है। समझ में आ गई बात? विलाप गीत होता है। तो ये किसके ऊपर गाया जाता है? अब विलाप करोगे तो किसी के मरने पर करोगे, तो इट मींस जो एलेजी जो है वो किसी की डेथ के ऊपर लिखी जाती है। क्लियर है? ये लव सॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो एलेजी यदि लव के ऊपर लिखेगी तो भैया इसका तो सीन ही गजब हो जाएगा। ठीक है, तो एलिजी की जो थीम जो है ना वो डेथ है, नॉट ए लव। हाँ, लोस्ट लव हो सकता है। ठीक है, मैरिज नहीं हो सकता। हाँ, लोग रोते रहते हैं, खैर वो एक अलग मैटर है, वो एलिजी नहीं है, वो उनका खुद का इश्यू रहता है ना, बर्थ जन्म। तो एलिजी जो है वो डेथ के ऊपर लिखी जाती है, सॉरी लिख गाई जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राम हु डैश इन लंदन इज माई फ्रेंड। अब देखिए, यदि अपन बात करें यहाँ वर्ब की बात करें, वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन लिया गया है, राम हु डैश इन लंदन इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं, हु है, विच है, दैट है ना, एज है। जब सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाए तो वर्ब जो है ना वो हमेशा जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आती है। तो यहां अपन बात करें तो यहां जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु है। क्लियर? हु से पहले देख लीजिएगा कौन है, हु से पहले यहाँ कौन है हमारे पास, राम है। राम सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। सिंगुलर इट मींस वर्ब की फॉर्म भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। और यहाँ वर्ब की फॉर्म सिंगुलर क्या है, लिव्स है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है। और वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम एस या ई एस का यूज करते हैं। हम वर्ब को सिंगुलर करने के लिए एस या ई एस का यूज करते हैं। यहां यदि अपन राम की बात करें तो राम सिंगुलर है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, राम हु लिव्स इन लंदन इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट जिन हम पोएम्स की चर्चा कर रहे हैं, जिस पोएम की चर्चा कर रहे हैं, ये डैफोडिल्स पोएम है। कौन सी है? डैफोडिल्स पोएम है। और डैफोडिल्स लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इसकी सिस्टर डोरोथी, इसकी सिस्टर का नाम क्या, डोरोथी। और ये डोरोथी के साथ गो बैरो पार्क में घूमने गया था। और गो बैरो पार्क के अंदर इन्होंने किसी लेक के किनारे इन्होंने जो डैफोडिल्स के जो फ्लावर्स जो थे उनको देखा। और उनको देखने के बाद में इन्होंने उन डैफोडिल्स के ऊपर एक पोएम लिखी थी। काफी अच्छी पोएम थी डैफोडिल्स। और उसकी यहाँ ये कुछ लाइनें मैंने यहाँ लिखी हैं। When all at once, when all at once I saw a crowd। हालांकि इन्वर्जन का यूज किया गया है ओरिजिनल सोनेट के अंदर, तो ये लिखा हुआ व्हेन ऑल एट वंस सा आई ए क्राउड, क्राउड। ठीक है, सा आई लिखा है, इनका रिवर्स ऑर्डर कर दिया, इन्वर्जन का यूज किया उन्होंने। लेकिन हम यहां देखते हैं आई सा ए क्राउड। अब यदि क्राउड की बात करें, देखिए क्राउड का मतलब था भीड़। ठीक है, नॉर्मल भीड़। और यदि इस क्राउड के स्थान पर वर्ड आ जाए मॉब, MOB, मॉब। मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, हिंसक भीड़ जो होती है ना, उसे मॉब वर्ड यूज किया जाता है। और इसके अंदर स्टूडेंट मोस्टली मिस्टेक क्या करते हैं कि मॉब से पहले वॉयलेंट वर्ड यूज कर देते हैं। देखिए वॉयलेंट का मतलब क्या है, उग्र भीड़, मॉब, MOB, मॉब। उसके आगे आप वॉयलेंट क्यों लगा रहे हो, ये एरर है एक प्रकार की। ठीक है, क्राउड का मतलब होता है सिंपल भीड़। ठीक है, जिस प्रकार से लोगों की आदत होती है, ये मेरा कजन सिस्टर है, ये मेरी कजन सिस्टर है, ये मेरा कजन ब्रदर है। अरे भाई, कजन का मतलब ही ब्रदर और सिस्टर होता है, चचेरा भाई और बहन। फिर उसके साथ आप कजन ब्रदर या सिस्टर लगाने की कहां जरूरत है? ये तो सामने वाले को भी दिखता है ना, जिसको आप शो कर रहे हो कि ये लड़का है या लड़की है ना। तो ये कजन ब्रदर और सिस्टर नहीं होता, सिर्फ कजन प्रोनाउंसिएशन होता है, नॉट ब्रदर और सिस्टर, ये गलत हो जाता है ना। तो मॉब ये कह रहा है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अब देखना गौर से, ए होस्ट ऑफ
गोल्डन डेफो ओ ओ ओ, यानी कि वोल साउंड रिपीट हो रहा है। वोल साउंड रिपीट हो रहा है, इट मींस इसके अंदर एसेनेंस है पहला। तो बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, अब देखिए बी साइड, बी ई साउंड आ रहा है, बीनी ई साउंड आ रहा है, ट्री ई साउंड आ रहा है, इट मींस वोल साउंड फिर रिपीट हो रहा है। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ठीक है, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। अब देखिए इसके अंदर एक तो पर्सोनिफिकेशन सॉरी एसेनेंस है, ये तो कंफर्म है क्योंकि वोल साउंड रिपीट हो रहा है। फिर कह रहा है व्हेन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड। अब देखिए क्राउड पर्सन की होती है, क्लियर है। अब पर्सन की जब क्राउड है और यहां डैफोडिल्स के फ्लावर्स को एज ए पर्सन आप उन्हें क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, होस्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारा वेलकम करने वाला होता है, गेस्ट जो घर आता है। हम यदि किसी के घर गए तो हम गेस्ट, वो हमारा होस्ट, अब वो उसका स्वागत कर रहे हैं तो स्वागत तो पर्सन करता है ना। डैफोडिल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया, एज ए पर्सन, ठीक है। फिर वो करा फ्लोटिंग एंड डांसिंग, इट मींस इसके अंदर भाई पर्सोनिफिकेशन भी है। तो हमारा जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ बी और सी। क्लियर। मॉडल टेस्ट पेपर थर्ड अपन कल चर्चा करेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि जब अपन टेस्ट करते हैं तो बाय मिस्टेक हो सकता है कोई एक आधा प्रश्न इधर से उधर हो जाए, तो यदि आपको कोई लगे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। यदि मिस्टेक हुआ बिल्कुल चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं हुआ तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करने में हेल्प करें। थैंक यू।